हेलो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चार्ज के प्रॉपर्टीज, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में देखा और फिर उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे। उस कड़ी में आज के लेक्चर्स में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक प्रॉब्लम लिए हैं कि 5 प्लेट्स है which are numbered as 1, 2, 3, 4 and 5, जिसमें 1, 2 का पेयर, 2, 4 का पेयर और 4, 1 का पेयर अट्रैक्शन शो करता है, जबकि 2, 3 का पेयर और 4, 5 का पेयर रिपल्सन शो करता है। तो सवाल पूछ रहा है कि चार्ज ऑन प्लेट 1 कैसा होगा। इट मे बी चार्ज, मस्ट बी चार्ज, मे बी न्यूट्रल, मस्ट बी न्यूट्रल, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस रिपल्सन की, क्योंकि रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर 2 और 3 एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, मतलब दे आर लाइकली चार्ज। अगर है तो दोनों प्लस, नहीं तो दोनों माइनस, और ये भी दोनों प्लस या दोनों माइनस। अब यहां हम लोग देखते हैं कि प्लेट 1 कहां मौजूद है। प्लेट 1 एक इसमें मौजूद है, इस सेट में, और प्लेट 1 इस सेट में मौजूद है। यहां पर 2 हमारा चार्ज है, या तो प्लस या माइनस, और यहां पर 4 भी हमारा चार्ज है, प्लस और माइनस। अब देखो यहां पर 2 और 4 के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो एक चीज तो तय है कि 2 अगर प्लस तो 4 माइनस, 2 अगर माइनस तो 4 प्लस। और यहां पर 1 के बारे में पूछ रहा है, तो एक तो है कि 1 चार्ज हो सकता है ना, क्योंकि ये 2 और 1 के बीच में अट्रैक्शन है, और 4 और 1 के बीच में भी अट्रैक्शन है ना। तो 2 और 4 में क्या है कि 2 अगर प्लस है तो 4 माइनस होगा, और 2 अगर माइनस है तो 4 प्लस होगा। अब देखो यहां पर कि ये प्लस है और अट्रैक्शन है, तो 1 क्या हो सकता है, यहां माइनस हो सकता है ना। ये अगर माइनस है तो ये प्लस हो सकता है, और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। और यहां पर ये माइनस है तो 1 क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है। ये प्लस है तो ये माइनस हो सकता है, और ये न्यूट्रल हो सकता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो सकता है इंडक्शन की वजह से। तो इसीलिए प्लेट 1 जो है हमारा, वह चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। मस्ट के बारे में तो हम नहीं कह सकते, है ना। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि ए, बी और सी चार्ज्ड प्लास्टिक प्लेट है। प्लास्टिक प्लेट होने का मतलब हो गया नॉन कंडक्टर, और डी न्यूट्रल कॉपर प्लेट है। कॉपर प्लेट यानी कंडक्टर है। अब फिर यहां पर ए बी और सी ए के बीच में अट्रैक्शन है, जबकि डी ए के बीच में रिपल्सन है। डी ए के बीच में रिपल्सन है, मतलब डी और ए दोनों लाइकली चार्ज्ड होगा। डी प्लस तो ए बी प्लस, डी माइनस तो ए बी माइनस। अब यहां पर हमसे पूछ रहा है सी और डी के बीच में क्या हो गया, तो डी तो अपना चार्ज हो गया। तो डी अगर चार्ज है और सी अगर न्यूट्रल है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर अट्रैक्शन हो जाएगा। इसके कारण, इंडक्शन के कारण। और बी और डी के बीच में फिर डी हमारा चार्ज है ना, और बी यहां के हिसाब से अगर देखें तो ए अपना चार्ज है। ए अगर प्लस माइनस है तो बी हमारा क्या हो सकता है, अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो माइनस प्लस और न्यूट्रल भी हो सकता है। सी और ए में क्या हो सकता है कि ए अपना चार्ज है यहां पर, तो ए अगर प्लस है और या माइनस है, तो सी तो न्यूट्रल था ना, तो इस पर तो चार्ज है ही नहीं, तो फिर ये अट्रैक्शन तो शो कर ही सकता है। तो उसी तरह से बी और डी के बीच में, तो डी अपना चार्ज है, व्हाट अबाउट बी, है ना। तो बी भी, यहां ए चार्ज था तो बी भी चार्ज हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। तो अगर ये चार्ज होगा तो कैसा चार्ज होगा, ये चार्ज होगा माइनस या प्लस या जीरो। तो ये प्लस ये माइनस अट्रैक्शन होगा, ये माइनस ये प्लस अट्रैक्शन होगा, ये प्लस या माइनस हो और ये न्यूट्रल हो तो अट्रैक्शन हो सकता है।
तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो सकता है ना? चलो हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स इसमें यूज करते हैं। हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, कहता है कैलकुलेट चार्ज ऑन 2.24 ग्राम ऑफ iron coin if 0.1% of its electron are removed and given Z is 26 and A is 56. So क्या करेंगे हम लोग इसमें? इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत देखे हुए हैं। इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है। जो मास आयरन कॉइन का है वो दिया हुआ है ना, और उसके जितने सारे इलेक्ट्रॉन उसके पास अवेलेबल है उसमें से 0.1% को रिमूव किया गया, तो उसके कारण जो चार्ज आएगा वो चार्ज निश्चित तौर पर पॉजिटिव हो। लेकिन ये चार्ज कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होगा Ne। E तो हम लोग जानते हैं ये है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो सबसे पहले निकालना है कि टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर की मदद से। कैसे, एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ कि एक एटम के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया एटॉमिक नंबर। और ये जो मास नंबर है ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम, और यहीं से हमको एटॉमिक वेट मिलता है ना। ये मोलर मास है, यानी यहां हम कह सकते हैं कि इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, अगर ग्राम में लिखे तो 56 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, कितना नंबर ऑफ मोल है, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा मास बाय मोलर मास, इट इज मास बाय मोलर मास। और एक मोल में कितना नंबर्स होता है एटम्स का, तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा कितना, तो ये होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया यहां पर, नंबर ऑफ मोल हो गया लिटिल m बाय बिग M इनटू एवोगैड्रो नंबर, बाद में हम लोग लिख लेंगे। और नंबर ऑफ एटम्स निकल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा टोटल, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, तो एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 26, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इनटू 26, और नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आया टोटल, इसी का 0.1%, यानी Ne का 0.1%, यानी Ne/1000 हो गया, है ना। इसको हम लोग बड़े आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। और जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया चार्ज क्या हो जाएगा, है ना, तो चार्ज का यही फॉर्मूला लगेगा यहां पर, है ना। तो Q बराबर हो जाएगा चार्ज बराबर, एक तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये क्या होगा
तो नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब ये हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। सो हाउ कैन यू फाइंड आउट? इट इज मास यानी 2.24 बाय मोलर मास यानी 56। थोड़ा और इधर से लिखे हमने, इट इज मास 2.24 अपॉन 56 इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यहाँ आया। और ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स, उसको मल्टीप्लाई कर दो 26 से, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। और इसको 1/1000 से डिवाइड कर दो और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो इतना कूलम हो जाएगा, है ना। एंड यू कैन फाइंड इट आउट। उसको लिख लेना, ये घर पे बैठ के बनाना है। अगला जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और इसके बीच में एक स्लैब है डाई इलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टर या इंसुलेटिंग स्लैब। और हमसे सवाल कर रहा है कि हाउ विल फोर्स on Q1 and Q2 change, है ना। तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में इंडक्शन फेनोमेना के बारे में बात की थी, उसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज करो कि ये कोई प्लेट है, ये नॉन कंडक्टर है, और यहां पर एक सिंगल चार्ज हमने रखा है, मान लो +Q है। तो इस +Q के कारण क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो एटम्स है उस एटम्स में जो चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसका सेपरेशन हो जाएगा विद इन द एटम, और इस इवेंट को हम लोग कहते थे पोलराइजेशन। नतीजा क्या हुआ, दिस सरफेस gets some positive negative charge and this surface gets some positive charge। ये कंडक्टर के जैसा नहीं है लेकिन मिलता जुलता फिनोमेना है, वी कॉल इट पोलराइजेशन। ये इंडक्शन नहीं है लेकिन पोलराइजेशन है। अब क्या होगा अगर हम इस चार्ज पर बात करें या इस पर बात करें, तो इस पर भी एक फोर्स लग रहा है, यहां पर एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है F1, और यहां पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इस प्लस और इस प्लस के बीच में, ये F2। और चूंकि ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज क्लोजर है, तो इसका जो इफेक्ट होगा अट्रैक्शन का वो डोमिनेट करेगा इस दोनों के बीच लगने वाले रिपल्सन से। सो F1 इज ग्रेटर देन F2, और इस तरह से क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा। तो निश्चित तौर पर इस Q पर भी एक नेट फोर्स लगेगा, नहीं, जितना इस पे लगेगा उतना इस पे लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से। तो इस पर पहले कोई चार्ज नहीं था, अगर ये न्यूट्रल है तो उस हिसाब से इस पर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस न्यूट्रल बॉडी पर भी फोर्स लगा इस चार्ज के कारण, और इस न्यूट्रल ने भी इस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींचा। अब उसी इंडक्शन का यहां पर हवाला दें, ये +Q चार्ज के कारण यहां माइनस चार्ज अपीयर होगा और यहां प्लस चार्ज अपीयर होगा, और इस माइनस चार्ज के कारण यहां पर प्लस चार्ज अपीयर होगा और यहां माइनस चार्ज अपीयर होगा, और दोनों सुपरपोज करेगा तो इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज ही अपीयर होगा और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज ही अपीयर होगा।
अब अगर हमें फोर्स ऑन Q1 देखना है तो वो किस पर, किस किस के कारण होगा? एक फोर्स ड्यू टू Q2 हो जाएगा, दूसरा फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और तीसरा फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब जरा गौर करें कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इस Q1 पर जो फोर्स लगा है, यहां देखें हम लोग, ये हो गया हमारा F2 अट्रैक्टिव फोर्स। इस नेगेटिव के कारण भी इधर ही फोर्स लगा F नेगेटिव, ये भी अट्रैक्टिव ही नेचर का होगा, लेकिन ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इधर रिपल्सिव फोर्स होगा F प्लस। लेकिन ये F माइनस जो होगा ये इस F प्लस से ज्यादा होगा, नतीजा इस दोनों का एडिशन कर देंगे, एक नेट फोर्स इधर हो जाएगा, है ना। और दिस फोर्स इज ग्रेटर देन F2 फोर्स, यानी ये जब नहीं था तब जितना फोर्स लग रहा था Q1 पे, इसके प्रेजेंस में वो फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। सो दिस फोर्स FQ1 is greater than F2. This is F2, say it F2. तो फोर्स ऑन Q1 will increase। अगर मैं फोर्स ऑन Q2 की बात करूं तो क्या होगा, इस 1 के कारण Q2 पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वी कॉल इट FQ, यानी सिंपली F1। फिर इस पर फोर्स लगेगा F प्लस के कारण, और फिर फोर्स लगेगा F माइनस के कारण। लेकिन ये दोनों जो फोर्स ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव इसके नजदीक है, यानी ये डोमिनेट करेगा इससे, तो ये तो इसको, इस पर ये फोर्स किधर लग रहा था, इस तरफ, यानी अट्रैक्टिव फोर्स था। तो नतीजा जो फोर्स होगा वह फोर्स ग्रेटर देन हो जाएगा F1 फोर्स। यदि मैं इसको पिक्टोरियली दिखाऊं, इस Q2 पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, तो इसके कारण 1 के कारण लगेगा F1 इधर, और इस प्लस के कारण भी इधर ही लगेगा F प्लस, और इस माइनस के और माइनस के बीच में रिपल्सन होगा तो F माइनस इधर लगेगा। लेकिन इससे ये डोमिनेटिंग फोर्स है ना, तो नतीजा इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वी गेट सम लार्जर फोर्स देन F1, है ना। तो यहां पर F1 से बड़ा फोर्स होगा। तो इसमें क्या हो गया, जो हमसे पूछ रहा है हाउ विल फोर्स ऑन Q1 एंड Q2 विल चेंज, तो फोर्स ऑन Q1 इंक्रीजेस, फोर्स ऑन Q2 इंक्रीजेस। लेकिन एक चीज गौर करो कि यहां पर Q1 पर फोर्स Q2 के कारण कभी नहीं बदला, ये था या ये नहीं था, है ना। लेकिन हाँ, Q1 पर टोटल जो फोर्स आया in the presence of dielectric, that is greater than the force on Q1 in the absence of dielectric, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनफैक्ट कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए जब हम लोग कूलम्स लॉ में जाएंगे तो इस पर और फिर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला जो हम लोग सवाल ले रहे हैं वो भी कुछ इसी तरह के इंटरेस्ट का है। कह रहा है कि हमारे पास दो मेटालिक प्लेट्स हैं और यहां पर एक इंसुलेटिंग थ्रेड है, और ये यहां पर एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, और इसको हमने थोड़ा क्लोजर रखा है पॉजिटिव प्लेट के। पूछता है कि मोशन कैसा होगा या ये कैसे बिहेव करेगा सब्सिक्वेंटली। तो क्या होगा, यहां पर ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है इट इज केप्ट न्यूट्रल, ये न्यूट्रल रखा गया है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, यानी यहां एक इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट इस पर पड़ेगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट के ज्यादा करीब है तो यहां पर नेगेटिव का इफेक्ट और यहां ये पॉजिटिव का इफेक्ट। नतीजा यहां पर एक नेट फोर्स लग गया इस तरफ,
और ये इसके कांटेक्ट में आ गया, और जैसे ही कांटेक्ट में आ गया कंडक्शन फेनोमेना के कारण दोनों कॉमन पोटेंशियल पर आ जाएगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज होगा इस पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल कर देगा और ये इधर मूव कर जाएगा। अब ये क्या होगा, इस प्लेट पे आएगा कांटेक्ट में, और ये प्लस था और ये माइनस है, यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होगा तब तक कि जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। नतीजा क्या होगा, ये भी अब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब जैसे ही ये नेगेटिवली चार्ज हुआ, ये भी नेगेटिव प्लेट, ये भी नेगेटिव, ये इसको इधर रिपेल करेगा, फिर ये इसके कांटेक्ट में आएगा और फिर ये अपना चार्ज इसके साथ लूज करेगा और फिर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और फिर ये मूव करेगा एंड द मोशन कंटिन्यू। सो कंडक्टिंग स्फीयर क्या होगा, ऑसिलेट करेगा, है ना, ऑसिलेट्स बिटवीन द प्लेट्स and eventually transfer charge from one plate to other, और ये एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर चार्ज को ट्रांसफर करेगा और धीरे धीरे इसके चार्जेस खत्म हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, एंड द प्रॉब्लम इज रिलेटेड विथ इंडक्शन। ये सब भी इंडक्शन और कंडक्शन से रिलेटेड है। कह रहा है कि ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, और ये इसका इंसुलेटिंग स्टैंड है, और इसके नजदीक में एक मेटालिक फिंगर मैंने रख दिया और कह रहा है कि इसको चार्ज करना है। हमने पहले ही बताया था कि यहां पर जो हमारा कंडक्टर है और ये सपोज करो कि न्यूट्रल है, पहले से बताया गया है, तो अगर ये आइसोलेटेड है तब तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, है ना, क्योंकि इंडक्शन हो सकता है, इंडक्शन होगा तो यहाँ नजदीक में नेगेटिव चार्ज अपीयर करेगा और दूर वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर करेगा। लेकिन ये जो चार्जेस अपीयर हुआ ये कहीं बाहर से नहीं आया है, यह इसी के अपने चार्ज का रीअरेंजमेंट है। तो ये रीअरेंजमेंट हुआ है चार्जेस का, न कि चार्जेस अपीयर हुआ है। सो चार्ज नहीं हुआ। हाँ, एक काम हम लोग कर सकते हैं क्या, कि यहां पर इसको हम ग्राउंडेड कर दें। ये सिंबल है ग्राउंडिंग का। अक्सर हम लोग ऐसा समझते हैं कि ग्राउंडिंग या अर्थिंग का मतलब है अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम अर्थ के साथ ही कनेक्ट करें। हम इस स्फीयर के साइज से काफी बड़े साइज का एक दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर ले लें और उससे भी कनेक्ट कर दें तो ये ग्राउंडिंग ही कहलाएगा। अब क्या होगा, यहां पर ये मेटालिक फिंगर और इसके अट्रैक्शन में बंधा हुआ ये नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहां जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज तो इससे रिपेल्ड ही हो रहा था। सो हम कह सकते हैं कि इट गोज इनटू द अर्थ, या जो भी जिस बॉडी से भी ग्राउंड किया गया उसमें चला गया। या हम उल्टा कह सकते हैं कि ग्राउंड से चला आया नेगेटिव चार्ज कहां पर, इस स्फीयर पर। लेकिन अगर अभी हम इस मेटालिक फिंगर को रिमूव कर दें तो यह चार्ज भी चला जाएगा, फिर ये पहले की तरह न्यूट्रल हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए क्या उपाय हम लोग लगाएंगे, इसके रिमूवल से पहले अर्थिंग को रिमूव कर देंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, अर्थिंग को रिमूव कर दिया। अभी ये मेटालिक फिंगर है बट अर्थिंग गेट्स रिमूव, तो यहां पर ये नेगेटिव चार्जेस भी।
अब इसको हम यहां पर रिमूव कर ले तो नतीजा क्या होगा, ये हमारा एक स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर, और इस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर कर गया और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब देखो यहां प्लस लिए तो यहां पर माइनस आया, अगर यहां पर माइनस लेते मेटालिक फिंगर पर तो यहां पर प्लस आता। ये जो चार्ज है ये कौन सा चार्ज है, क्यू इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग चार्ज है। और यहां जो चार्ज अपीयर हुआ ये कौन सा चार्ज अपीयर हुआ, क्यू इंड्यूस, ध्यान देना, क्यू इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस्ड चार्ज है। और in this problem this q induced is less than q inducing, है ना, छोटा होगा। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें इक्वल हो जाता है लेकिन यहां पर छोटा होगा। दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहता है कि अगर हमारे पास दो आइसोलेटेड कंडक्टर है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है जिस पे ये रखा हुआ है, और यहां पर हमने एक मेटालिक फिंगर ले लिया। अब कहता है इस ए और बी को चार्ज करना है, कैसे करें, दोनों कंडक्टिंग स्फेयर और दोनों कांटेक्ट में है, ये कंडक्टिंग स्फेयर है। तो ये दोनों जब कांटेक्ट में है तो ये दो अलग अलग कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, बल्कि ये एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर प्लस चार्ज है तो यहां नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और यहां पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। लेकिन यहां पर हमें इसको ग्राउंडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिंपली क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों को स्लाइटली सेपरेट कर देंगे, ए और बी को। अब A गेट्स नेगेटिव चार्ज एंड B गेट्स पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब तो दोनों अलग अलग हो गया, तो ये दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट कंडक्टर बन गया। अब अगर हम इसको यहां से रिमूव कर दें तो ये चार्जेस लूज नहीं होगा, A पे नेगेटिव रह जाएगा और B पे पॉजिटिव। इसको हम लोग दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको नजदीक नजदीक अरेंज करते हैं D डिस्टेंस पर, और इसको हम काफी दूर अरेंज करते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो एक मामूली सा फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा, जब ये किसी कम डिस्टेंस पर सेपरेटेड है कंडक्टर, तो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, नतीजा ये नेगेटिव और इसके पॉजिटिव बिल्कुल आमने सामने के सरफेसेस पर आ जाएंगे। लेकिन जब काफी दूर है तो एक दूसरे पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, कोई असर नहीं डालेगा, सो ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा और बी पर भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। दैट मीन्स व्हेन स्फेयर्स आर केप्ट क्लोज without touching, so non-uniform distribution of charge. और अगर इन्फाइनाइटली सेपरेटेड हो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना। अब हम लोग इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। कहता है कि दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं, ए एंड बी, मतलब दोनों का साइज सेम है ना, और इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2। अब कहता है कि ए और बी को टच में लाया गया और फिर फर्दर इसे सेपरेट कर दिया गया।
अब इस पर चार्ज Q1 प्राइम, इस पर चार्ज Q2 प्राइम। पूछ रहा है Q1 प्राइम कितना और Q2 प्राइम कितना। तो यहां पर हम लोग कंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जब ए और बी को कांटेक्ट में लाया गया होगा और अगर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रहा हो, दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो रहा हो, तो चार्ज का एक्सचेंज होगा बिटवीन ए एंड बी। लेकिन ये जो ए एंड बी सिस्टम होगा ये तो आइसोलेटेड सिस्टम होगा ना, तो आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी Q1 प्राइम और Q2 प्राइम का सम Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन, और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हमको इसमें शर्त क्या देखना है कि पोटेंशियल्स देखना है। चार्ज को कभी नहीं देखना है कि चार्ज कम ज्यादा किस पे है, पोटेंशियल्स देखना है। हमने बताया था पोटेंशियल का फॉर्मूला कि V इज सम कांस्टेंट इनटू चार्ज बाय रेडियस होता है स्फेयर के लिए, है ना। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है अभी फिलहाल। तो R अगर सेम है ना, दोनों का सेम है, तो V प्रोपोर्शनल टू Q। तो A का जो पोटेंशियल होगा वो लिखेंगे सी क्यू बाय रेडियस, मान लो A है तो सी क्यू बाय A, और B का जो पोटेंशियल लिखेंगे हो जाएगा सी क्यू बाय B, वो भी A, ये Q1 और ये Q2। अब देखो यहां C और A बराबर है, लेकिन जिसका चार्ज ज्यादा या अलग अलग चार्ज है तो अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो A और B का पोटेंशियल सेम नहीं है, यह शर्त हुआ कि A और B के बीच में चार्ज का एक्सचेंज होगा। अब आओ फाइनली क्या होगा, फाइनली A और B का पोटेंशियल जो हो जाएगा वह इक्वल हो जाएगा। अब नया पोटेंशियल क्या हो जाएगा, C चार्ज हो गया Q1 प्राइम बाय A बराबर C चार्ज हो गया Q2 प्राइम बाय A, तो ये हो गया Q1 प्राइम इक्वल्स Q2 प्राइम। तो पोटेंशियल सेम होने से चार्जेस सेम आया अगर आइडेंटिकल कंडक्टर्स है। तो अब हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा करके क्या कहेंगे हम लोग कि न्यू चार्जेस का सम, अब जो चार्जेस है Q1 प्राइम और Q2 प्राइम का सम, इस इंटरैक्शन से पहले जो चार्ज था Q1 और Q2 उसके सम के बराबर हो गया। इस दोनों को अगर हम Q कह लें तो ये हो जाएगा 2Q एंड इट इज Q1 प्लस Q2। सो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहां पर कि अगर हमने इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा बदल दिया होता कि यहाँ पर दो कंडक्टर है आइडेंटिकली है, लेकिन इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इस पर सिग्मा 2, यहाँ पर ये आइडेंटिकल स्फीयर्स, और A और B को कांटेक्ट में लाया और फिर उसके बाद उसको हमने सेपरेट कर दिया। तो फाइनल सिचुएशन में क्या होगा, A और B, A पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 प्राइम, इस पर सिग्मा 2 प्राइम, तो सिग्मा 1 प्राइम कितना होगा और सिग्मा 2 प्राइम कितना होगा। तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फिर हमारा तरीका वही है कि हमको पोटेंशियल देखना पड़ेगा, और पोटेंशियल अगर हम चार्ज डेंसिटी के टर्म में देखते हैं तो C Q बाई R, Q का मतलब हो गया चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R, एक R कैंसिल हो जाएगा। सो इसका मतलब हो गया कि V इज सम कांस्टेंट, अब तो C नहीं लिखेंगे तो K लिख सकते हो तुम, K सिग्मा इंटू R, है ना। तो ये हो गया, है ना। तो अभी हमको देखना है कि VA कितना आया, A का पोटेंशियल, A का पोटेंशियल हो जाएगा K सिग्मा 1A, और B का पोटेंशियल हो जाएगा K सिग्मा 2A, है ना, बिफोर द
इंटरेक्शन बिफोर द कंडक्शन। अब जब दोनों को हमने टच में ले आया और उसके बाद फिर चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हुए, क्योंकि पोटेंशियल्स तो सेम है नहीं, तो अब जो नया पोटेंशियल हो जाएगा वी ए प्राइम, वो हो जाएगा के सिग्मा 1 प्राइम ए, और वी बी प्राइम हो जाएगा के सिग्मा 2 प्राइम ए। और हम जानते हैं कि वी ए प्राइम वी बी प्राइम के इक्वल होगा, के ए कैंसिल हो गया, सिग्मा 1 प्राइम बराबर सिग्मा 2 प्राइम हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि चार्ज कंजर्व्ड होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि इसका चार्ज कितना, तो इसका सिग्मा 1 प्राइम प्लस सिग्मा 2 प्राइम इंटू 4 पाई ए स्क्वायर सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई किया, दैट इज हियर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इंटू 4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसको मैं न्यू सिग्मा कह लूं, तो यहां मैं कहूंगा 2 इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर इक्वल सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। और ये 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिग्मा हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2, समथिंग लाइक चार्ज, नहीं जैसे चार्ज में जोड़ दिया गया है यही। तो असल में ये क्या आएगा, आइडेंटिकल स्फीयर आइडेंटिकल कंडक्टर्स के केस में यू विल गेट नेट चार्ज बाय 2, है ना। तो यहां भी क्या आया, नेट चार्ज डेंसिटी बाय 2। सपोज करो यहां पर Q1 होता और यहां पर माइनस Q2 होता चार्ज, तो यहां लिखते Q1 माइनस Q2 बाय 2। हम एक बार फिर याद दिला दें कि वो चार्जेस नहीं है जो डिसाइड करेगा कि यहां पर चार्ज का एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। ये कौन डिसाइड करेगा, पोटेंशियल विल डिसाइड। पोटेंशियल अगर शुरू में ही सेम हो जाए दोनों का, ए और बी का, तो फिर चार्ज का एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर कुछ और प्रॉब्लम्स इसमें लेकर के आएंगे जो कुछ इससे रिलेटेड भी होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को लेकर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।